Assalamu alaikum. Today we will solve F2 BBP kit questions of chapter Standard Costing. Let's start. Question number 13.1. A company is in the process of setting standard unit cost for next period. Okay. कंपनी जो है नेक्स्ट पीरियड के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट सेट कर रही है. प्रोडक्ट जे यूजेस टू प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल. प्रोडक्ट जे को बनाने में टू टाइप्स के मटेरियल लगते हैं, पी एंड एस. पी लगता है 7 किलो और 7 kg ऑफ मटेरियल पी एंड 3 kg ऑफ मटेरियल एस. प्रोडक्ट जे को बनाने में दो टाइप्स के मटेरियल लगते हैं, पी और एस. पी के 7 किलो, एस के 3 किलो, एट अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ $4 पर kg एंड $9 पर kg. जो पी है उस पे मटेरियल वो जे पर 7 किलो लगता है और 1 किलो $4 का आता है. और एस जो है वो प्रोडक्ट जे के ऊपर 3 किलो लगता है और 1 किलो $9 का आता है. Direct labor will cost $7 per hour and each unit of J requires 5 hours of labor. डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है 1 घंटे की वो है 7 और प्रोडक्ट जे को बनाने में लेबर 5 घंटे लगाता है. प्रोडक्शन ओवरहेड आर टू बी रिकवर्ड एट अ रेट ऑफ 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर. जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं हमारे वो 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर पे रिकवर होते हैं. ओके. जर्नल ओवरहेड इट्स टू बी एब्जॉर्ब एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. और जो हमारे जर्नल नॉन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं वो जो है किस रेट पे रिकवर होते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसका 10%. ठीक है जी. वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जे. प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है प्रोडक्ट जे के लिए. सबसे पहले प्राइम कॉस्ट हमें पता है, द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल एक लगता है पी, एक लगता है एस. पी का लगता है 7 किलो एट $4 पर kg और एस का लगता है 3 किलो एट $9 पर kg. 7 4 × 28, 3 9 27. दोनों को ऐड कर लेंगे 55 आ जाएगा. अब डायरेक्ट लेबर की बारी है. लेबर जो है प्रोडक्ट जे को बनाने में 5 आवर्स लगाता है और 1 घंटे के लेता है $7 पर आवर. 5 7 35. 55 + 35 इज इक्वल्स टू 90. और यही मेरी स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्ट जे 90. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन अटेनेबल स्टैंडर्ड. अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या होता है? What is an attainable standard? A standard which includes no allowance for losses, waste, and inefficiencies. It represents the level of performance which is attainable under perfect operating condition. No. मैं आप लोग को बता दूं वैसे ये अटेनेबल स्टैंडर्ड होता क्या है. हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जब हम स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमारे पास 4 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं. एक है आइडियल स्टैंडर्ड, एक है अटेनेबल स्टैंडर्ड, एक है करंट स्टैंडर्ड और एक है बेसिक स्टैंडर्ड. अच्छा जी. अटेनेबल स्टैंडर्ड वैसे ये स्टैंडर्ड होते क्या है इसकी डिटेल हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि अटेनेबल स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जहां पे वेस्टेज का मार्जिन डाला जाता है. ठीक है. लेबर को ये नहीं कहा जाता कि भाई आपने एक कतरा वेस्ट नहीं करना है. ठीक है.
दैट्स व्हाई अटेनेबल स्टैंडर्ड इज हाईली प्रेफर्ड। अब लेबर को पता है कि यार मेरे पास जो है वेस्टेज की गुंजाइश है, और जाहिर सी बात है प्रोडक्शन करते वक्त कुछ ना कुछ तो वेस्टेज तो होती ही है ना। दैट्स व्हाई अटेनेबल स्टैंडर्ड इज हाईली प्रेफर्ड। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। अ स्टैंडर्ड विच इंक्लूड नो अलाउंस फॉर लॉसेस, ऐसा तो नहीं है। अटेनेबल में तो होते हैं अलाउंस, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। A standard which includes some allowances for losses, wastage, waste and inefficiencies. It represents the level of performance which is attained under efficient operating condition. Yes, this is the right answer. A standard which is based on current is attainable operating standard, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। A standard which is kept unchanged to show the trend in cost, ये भी नहीं है। ये वैसे आइडियल स्टैंडर्ड है, मैं बता देती हूँ। ये जो है मेरा करंट स्टैंडर्ड है, और ये मेरा बेसिक स्टैंडर्ड है। बेसिक स्टैंडर्ड, अगर ऐसे आपके पास पेपर में आ जाए कि कौन सा स्टैंडर्ड, किस चीज का स्टैंडर्ड है, डेफिनेशन लिखी हुई हो, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन अटेनेबल स्टैंडर्ड के अंदर गुंजाइश होती है वेस्टेज की, लॉसेस की, इनएफिशिएंसीज की। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड सेट फॉर प्रोडक्शन शुड बी मोस्ट आइडियल पॉसिबल। नहीं, आइडियल पॉसिबल मतलब ये होता है कि कोई इनएफिशिएंसी की, लॉस की, वेस्टेज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब हम अपना स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं ना, तो हमें इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। The operating standard set for production should be minimal level. No, this is not the right option. The operating standard set for production should be attainable level. Yes, this is the right answer. The operating standard set for production should be maximum level. No. इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि अटेनेबल स्टैंडर्ड जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। इससे एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड सेट करते वक्त जो प्रेफरेबल स्टैंडर्ड है वो अटेनेबल स्टैंडर्ड होता है। अब जाहिर सी बात है, उनको पता है कि यार लॉस हो सकता है, हमें कोई पकड़ के मारेगा नहीं। हम अगर वेस्टेज हो सकती है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन के दौरान वेस्टेज, इनएफिशिएंसीज और लॉसेस तो होते ही हैं। अगर ये बात पत्थर की लकीर हो जाए कि नहीं, ना लॉस होंगे, ना इनएफिशिएंसी होगी, ना कोई वेस्टेज होगा, तो क्या एम्प्लॉय या लेबर जो है वो मोटिवेट होके काम करेगा? नहीं करेगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट स्टेटमेंट इज द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड सेट फॉर प्रोडक्शन शुड बी अटेनेबल लेवल। सी। A company manufactures a कार्बोनेटेड ड्रिंक। ओके, कंपनी जो है एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाती है विच इज सोल्ड इन 1 लीटर बॉटल, जो कि मैं बेचती हूँ या कंपनी बेचती है 1 लीटर की बॉटल में कार्बोनेटेड ड्रिंक। ड्यूरिंग द बॉटलिंग प्रोसेस देयर इज 20% लॉस ऑफ लिक्विड इनपुट ड्यू टू स्प्लिश स्प्लिज एंड एवोपोरेशन। अच्छा जी, जब मैं बॉटलिंग को भर रही होती हूँ कार्बोनेटेड ड्रिंक से, तो थोड़ा बहुत जो है वो मेरा लॉस भी होता है, ठीक है, एवोपोरेशन की वजह से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूजेज ऑफ लिक्विड पर बॉटल? तो मैं कितना जो है लिक्विड डालूं कि जो मेरा लॉस होता है वो लॉस हो, लेकिन मेरी 1 लीटर की बॉटल पूरी भर जाए। अच्छा जी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा जी, अब ऐसा है कि मुझे कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है वो मुझे 1 लीटर की बोतल में सोल्ड करनी है। लेकिन ये बात लिखी हुई है कि
अब जाहिर सी बात है, 1 लीटर की बोतल के अंदर मैं 1 लीटर ही कार्बोनेटेड ड्रिंक डालूंगी ना, सही है। लेकिन होता ये है कि उस 1 लीटर में से 20% जो है वो मेरा लॉस हो जाता है। तो अगर मैं यूं करूं, 1 लीटर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर मैं 100 डालूं, मुझे जाना है 100 पे और मैं हूं 80 पे, 1 × 100 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा 1.25। तो इसका मतलब ये है कि मैं 1.25 लीटर्स डालूं उस 1 लीटर की बोतल के अंदर, और जो भी 20% का लॉस है वो होगा, और मेरी जो 1 लीटर की बोतल है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक से भर जाएगी। सही है। दैट्स वाई 1.25 लीटर इज द राइट आंसर। ये अभी जो ये जो 1 लीटर है ये तो 80% है, क्योंकि 20% तो लॉस हो रहा है, तो मैं उससे ज्यादा डालूंगी ना, ताकि जो लॉस होना है वो हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी लॉस होना है वो हो, और उसके बाद जितना मुझे चाहिए वो बच जाए। तो जहां जाना है मुझे 100 पे जाना है, और मैं हूँ 80 पर, तो मैं 1.25 लीटर डालूंगी बजाय 1 लीटर डालने के। 1.25 डालूंगी तो जो भी 20% का लॉस होगा वो होगा, और 1 लीटर की बोतल जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक से भर जाएगी, लॉसेस होने के बाद भी। ठीक है, जाहिर सी बात है, ज्यादा डालूंगी तो जो भी लॉस है वो ज्यादा में से होगा, और जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है वो बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये होती क्या चीज है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ मेरी जेब में 10,000 पड़े हैं, ठीक है, और मेरे ₹5 जो हैं वो गुम हो जाते हैं। तो आप लोग कहोगे कि मिस इट्स एन इमटेरियल अमाउंट, ठीक है, तो मैं इस बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करूँ, सही है। इसी तरीके से कंपनी जो है एक वेरिएंसेस की एक लिमिट सेट कर देती है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि एक्सेप्शनल चीज को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी कि अगर 100 एडवर्ड्स आया, इट्स ओके, फाइन, ठीक है। लिमिट, हमने एक लिमिट सेट कर दी है। चलो, फॉर फॉर एग्जाम्पल हमने 500 लिमिट सेट कर दी है। अब हमारा 100 आया, 200 आया, 300, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कोई वेरिएंस जो है वो 10,000 एडवर्ड्स आ गया, तो मैं इसको अब इन्वेस्टिगेट करूंगी, क्योंकि वो मेरी एक एक्सेप्शनल एबनॉर्मल, मेरे लिए एक एक्सेप्शनल एबनॉर्मल बात हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल का मतलब ही यही होता है कि जो है किसी एबनॉर्मल एक्सेप्शनल चीज को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। जो छोटे मोटे इमटे में हर कंपनी अपना एक लिमिट सेट कर देती है कि अगर इससे ज्यादा कोई एबनॉर्मल वेरिएंस आ गया तब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है, कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल, कुछ सही। यूजिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट्स टू हाईलाइट एक्सेप्शनल गुड परफॉर्मेंस सो दैट फेवरेबल रिजल्ट कैन बिल्ड अपॉन द इम्प्रूव फ्यूचर आउटकम्स, नो। Sending management reports only to those managers who are able to act on the information contained within the report, no. Focusing management reports on areas where requires attention and ignoring those which appear to be performing within the acceptable limit, yes, यही बात मैंने बोली ना। उन एरिया पे फोकस करना है जहां पे हमारी अटेंशन की जरूरत है, जो हमारी लिमिट से एक्सीड कर गए हैं, और उनको जो है उन एरियाज को जो है इग्नोर कर देना है जो अभी हमारी लिमिट्स के अंदर हैं। दैट्स व्हाई सी या 3 इज द राइट आंसर। फोकसिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑन एरियाज विच आर परफॉर्मिंग जस्ट आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट्स। दोनों बातें हैं, दोनों बातें मैंने बोली हैं कि उन एरियाज पे फोकस करना है
जो हमारी जिनको हमारी अटेंशन है, जो हमारी लिमिट से एक्सीड हो गए हैं, और उन एरियाज को इग्नोर करना है जो अभी भी हमारी लिमिट्स के, एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर हैं। दैट्स व्हाई सी इज द राइट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है? नंबर वन, टारगेट एंड मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। यस, ये तो ये प्रोवाइड करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो टारगेट प्रोवाइड हमें करता है। वो ऐसे कि फॉर सपोज हमने टारगेट बनाया कि मैं 3 kg मटेरियल खरीदूंगी एट $4.5, यानी कि एक यूनिट के ऊपर 12.5 का मटेरियल लगेगा। अब ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। अब जो है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने टारगेट बनाया कि मैं एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 किलो मटेरियल लगाऊंगी, और 1 किलो मटेरियल जो है वो मुझे इतने का मिलेगा पर केजी, इतने का मिलेगा, और एक यूनिट को बनाने में मेरा इतना खर्चा आएगा। अब मैंने, दिस इज माई स्टैंडर्ड। अब जब मैं मार्केट में गई तो मुझे जो है मटेरियल इससे कम रेट का मिल गया, सही है। तो मैंने अपने टारगेट को जो है, और फिर मैं अपने एक्चुअल रिजल्ट से इसकी परफॉर्मेंस को मेजर भी करूंगी। तो दैट्स वाई ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हमें ये प्रोवाइड करता है। तो वन तो इसका राइट आंसर हो गया। नंबर टू है इंफॉर्मेशन फॉर बजटिंग। यस, ये हमें यूनिट कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ बजट, ठीक है। दैट्स वाई टू इज द राइट आंसर। अच्छा, थ्री जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये भी हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है। वो ऐसे, अगर आप लोग को याद हो, जो हमारा IS2 है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है, तो हम जो है इन्वेंट्री को उस पर वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो वो हमें अलाउ करता है कि जो है हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे वैल्यू करें। बिल्कुल इसी तरह IS2 हमें ये भी अलाउ करता है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर भी अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं। दैट्स वाई थ्री इज द राइट आंसर। तो वन, टू एंड थ्री ओनली आर द राइट ऑप्शंस, ठीक है जी। एक्चुअल फ्यूचर कॉस्ट थोड़ी, ये तो बाद की बात है। दैट्स वाई फोर इज रॉन्ग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13.7, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एल रिक्वायर्स 9 एक्टिव लेबर आवर्स फॉर कंप्लीशन। एक जो है हमारी प्रोडक्ट एल है, उसको बनाने में लेबर जो है 9 आवर्स, 9 एक्टिव आवर्स लगाता है, 9 घंटे लगाता है। द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट L for 10% of total labor time to be idle। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है फॉर प्रोडक्ट L, ये आपको अलाउ करता है कि 10% जो है वो आपका आइडल टाइम है, सही है। आइडल टाइम हुआ है ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू मशीन डाउन टाइम की वजह से, ठीक है जी। द स्टैंडर्ड वेज रेट इज 9 पर आवर। स्टैंडर्ड वेज रेट जो है वो 9 पर आवर है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एल? स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एल। अच्छा, मैं दोबारा सवाल एक्सप्लेन कर दूं कि एक प्रोडक्ट एल को बनाने में लेबर जो है वो 9 घंटे लगाता है, लेकिन जो है मशीन ब्रेकडाउन की वजह से 10% का जो है वो उसका आइडल टाइम हुआ है। तो और लेबर जो है 1 घंटे के $9 चार्ज करता है। वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि लेबर जो एक यूनिट बनाएगा ना प्रोडक्ट एल का, उस पे एक यूनिट बनाने में वो कितना खर्चा हमसे लेगा। तो पहले तो 9 9, तो उसके एक्टिव लेबर आवर्स है, मल्टीप्लाई मैं इसको करूंगी 100 से, डिवाइड करूंगी 90 से, क्योंकि आइडल टाइम को भी तो शामिल करेंगे ना। 9 तो आपके 9, जो ये 9 आवर्स हैं, ये तो आपके 90% आवर्स हैं। ये तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं, इसमें तो आइडल आवर्स की शामिल ही नहीं है।
तो 10% भी तो शामिल करूंगी ना जो आपके आइडल आवर्स हैं, तो इसलिए मुझे जाना है 100% घंटों पर। मैं अभी जो 9 है ना, मैं 90% घंटों पर हूँ। तो जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई, जहां है उससे डिवाइड। 9 × 10 डिवाइडेड बाय 90, इसका मतलब लेबर जो है वो 10 घंटे काम करता है। मतलब कि 10 घंटे टोटल लगते हैं, जिसमें से 9 जो है वो उसके एक्टिव लेबर आवर्स हैं, और जो 1 आवर है वो उसका आइडल आवर्स है। अब जाहिर सी बात है, पेमेंट तो मैं उसको पूरे पैसों की करूंगी ना। हम यही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि पेमेंट जो है वो टोटल आवर्स की होती है, और 1 घंटे का रेट है 9। 10 9 × 90, तो यानी कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो होगी एक यूनिट प्रोडक्ट एल को बनाने की, वो होगी 90। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।